चलिए, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का एक्ट है। तो इस एक्ट को पढ़ने से पहले हम देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो मतलब कौन सा एक्ट है, कब आया था। तो एक्ट नंबर 2 है और 2016 का ये एक्ट है, और इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी 31 दिसंबर 2015 को। और इम्प्लीमेंट कब आया था, तो 15 जनवरी 2016 को ही आया था। इसके अंदर 10 चैप्टर्स हैं और 112 सेक्शंस हैं। ओके, तो अब हम इसके बारे में शुरू करते हैं। तो इस एक्ट को पढ़ने से पहले इसका प्रीएम्बल पढ़ना पड़ेगा कि क्या इसका पर्पस था। तो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एन अमेंड, सबसे पहले कंसोलिडेट का मीनिंग है कि सारे एक्ट को यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, जितने भी चाइल्ड से रिलेटेड कुछ एक्ट थे। फिर अमेंड अमेंड मतलब होता है कि किसी भी लॉ में कुछ चेंज करना, जो टाइम के साथ करना चाहिए। फिर किसके लिए है, तो एलिज टू बी फाउंड, एलिज एंड फाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, मतलब जो भी बच्चा है जिसने किसी भी तरीके का कुछ ऑफेंस किया है, ऑफेंस किया हुए वाले बच्चे को यहाँ पे एलिज एंड फाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ बोलते हैं। एंड चिल्ड्रन इन नीड एंड केयर प्रोटेक्शन भी जिसने किया हो, मतलब जिसको जरूरत हो नीड एंड केयर प्रोटेक्शन की, वो बच्चा यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसको किस तरीके से, तो बाय केटरिंग देयर बेसिक नीड्स थ्रू प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट, सोशल इंटेग्रेशन, इस तरीके से कर सकते हैं हम उसकी मतलब बेसिक नीड्स को पूरा। फिर बाय अडॉप्टिंग चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच, तो हमें जब भी एजुकेशन मतलब उसका ट्रायल करना हो तो चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच रखना चाहिए। और मैटर्स को उस तरीके से डिस्पोज करना चाहिए कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड हो सके, और उसके रिहेबिलिटेशन को प्रोसेस करेंगे, जैसा कि प्रोवाइड किया गया है। इंस्टीट्यूशन बॉडीज को एस्टेब्लिश करेंगे जो कि इस मैटर से कनेक्टेड या इंसिडेंटल मैटर्स को देखेंगी। अब ये जो प्रोविजंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कन्फर की हैं, ड्यूटीज इम्पोज की हैं, जो कि सबसेक्शन क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15, जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 है, वो ये बात करता है कि जो स्टेट है वो किसी भी वुमेन या चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बना सकता है, क्योंकि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। फिर क्लॉज ई एंड एफ जो 39 आर्टिकल है, वो मैं आपको देख देता हूँ, बता देता हूँ। तो आर्टिकल 39 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें ई जो पॉइंट है 39 का, वो बात करता है कि दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर मैन एंड वुमेन एंड टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट abused एंड दैट citizens आर नॉट forced their economic necessity to enter avocations unsuited to their age and strength। So किसी भी तरीके का कोई भी वर्कर या मैन वुमेन या चिल्ड्रन, जो भी छोटी एज का बच्चा है, उसको किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम नहीं कराएंगे जिससे उसकी हेल्थ के लिए वो अनसुटेबल हो। फिर एफ पॉइंट है कि चिल्ड्रन आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप देयर हेल्थ द मैनर and in condition of freedom of dignity, and that children and youth are protected from exploitation and against other moral and material abandonment। तो कोई भी मॉरल या मटेरियल अबेंडोनमेंट नहीं होगा उनका, और उनको हेल्थ वगैरह डेवलप करने के लिए उनको फ्रीडम ऑफ डिग्निटी ऑफ चाइल्डहुड वगैरह दी जाएगी। फिर आर्टिकल 45 ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इसमें है द स्टेट शैल एडेवेड और to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। तो जब तक 6 years तक वो कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक उनको एजुकेशन की फैसिलिटी स्टेट प्रोवाइड करे। फिर 47 है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो स्टेट की ड्यूटी रहेगी कि वो न्यूट्रिशन लेवल्स रेज करे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे पीपल को, और इम्प्रूव करे पब्लिक हेल्थ को। तो इस तरीके से स्टेट ने ये लॉ मतलब ये बनाना ज़रूरी है स्टेट के लिए, ये लॉ मतलब इस जो ये सब मैंडेटरी है, ये प्रोविजंस को फॉलो अप करना, इसलिए ये लॉ बनाया गया है स्टेट के द्वारा। फिर एंड वेयर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज acceded on 11 December 1992 to a convention on the rights of a children adopted by General Assembly of United Nations।
तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 11 दिसंबर 1992 को कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स रिलेटेड साइन किया था, जो कि जनरल असेंबली में हुआ था यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बताए थे, एडेड थे, जो कि ऑल स्टेट पार्टीज को सिक्योर करना था बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रंस के लिए। Till and whereas it is expedient to reenact the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000, जो हमारा पुराना जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 का था, जो एक्ट नंबर 56 था, उसको हमें एक्सपीडियंट करके, मतलब एक्सपीडियंट मतलब जल्द से जल्द उसको री एनेक्ट करना था कुछ चेंजेस के साथ में। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन करना थे, जो कि चाइल्ड है एलिजिबल टू एंड फाउंड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है एंड चाइल्ड इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन थे। और कंसिडरेशन हमें किसको देना था, तो जो स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए हैं कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूनाइटेड नेशंस के जो स्टैंडर्ड है मिनिमम रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस 1985 के, फिर वेजिंग रूल भी है, जो वेजिंग रूल्स है, फिर उसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल्स deprived फ्रॉम देयर लिबर्टी 1990 वाला, फिर द हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन। तो इंटर कंट्री एडॉप्शन जो था उसके लिए भी हमें 1993 में जो हेग कन्वेंशन हुई थी उससे रिलेटेड और अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट जो है उससे रिलेटेड लॉ बनाना थे। फिर ये एक्ट कब आया था, तो 66 ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया को ये एक्ट आया था। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर वन से, पढ़ेंगे अब हम चैप्टर वन से। देखते हैं चैप्टर वन है प्रिलिमिनरी। तो प्रिलिमिनरी में ये चैप्टर सेक्शन वन से स्टार्ट होगा। सेक्शन वन में है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो इस एक्ट को कहा जाता है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये एक्सटेंड करता है, पूरे होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। ये कब आया था, तो जब इट शैल कम ऑन इनटू फोर्स ऑन सच डे सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट्स। तो कुछ डे पे आया था ये, तो आया था 15 जनवरी 2016 में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है 15 जनवरी, 15 जनवरी 2016 को ये आया हुआ था। So notwithstanding anything contained in any other law for the timing in full, the provisions of this act shall in all matters connected to children in need, care and protection and children in conflict with law including। तो उसमें से जो भी है, किसी भी तरीके से कहीं भी कुछ भी हो, तो उसमें जो भी चाइल्ड है, या तो वो चाइल्ड इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन है या चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, तो उसमें इंक्लूड किया जाएगा उसका एप्रीहेंशन, डिटेंशन, prosecution, penalty and imprisonment, rehabilitation and social reintegration of children in conflict with law। फिर जो कि and procedures and decisions or orders relating to rehabilitation, adoption, reintegration and restoration of children in need care and protection। तो सबसे पहले कि उसका एप्रीहेंशन, डिटेंशन या प्रोसिक्यूशन पेनल्टी वगैरह है वो कैसे होगी, उनका रिहैबिलिटेशन, सोशल रीइंटीग्रेशन कैसे होगा, समाज के साथ वापस कैसे मिलाएंगे। दूसरे में है प्रोसीजर और डिसीजन ऑर्डर्स, जो भी है उनके रिहैबिलिटेशन, अडॉप्शन या रीइंटीग्रेशन के, रिस्टोरेशन के, वो किस तरीके से लिए जाएंगे, जो कि चिल्ड्रन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। अब डेफिनेशन, इस वाले एक्ट में याद रखिए सबसे ज्यादा डेफिनेशंस हैं, और इसमें टोटल कितनी डेफिनेशंस है मैं आपको बता रहा हूँ। इस एक्ट में टोटल 61 डेफिनेशन है। तो इसमें सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, पर कुछ कुछ डेफिनेशन है जो हमें जरूर से इम्पोर्टेंटली याद रखना होगी। तो मैं आपको पढ़ता भी जाता हूँ, साथ-साथ में बता दूँगा कि ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है, तो वो उसको आप ज़रूर से याद रखिएगा। सबसे पहले है अबैंडन्ड चिल्ड्रन। सो अबैंडन्ड चिल्ड्रन फर्स्ट डेफिनिशन है, तो वैसे ही इम्पोर्टेंट होगी। तो मीन्स अ चिल्ड्रन डेज़र्टेड बाय हिज़ बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव पेरेंट्स और गार्डियन हू हैज़ बीन डिक्लाइन्ड हू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज़ अबैंडन्ड बाय द कमिटी आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। तो कोई भी चाइल्ड है जो बायोलॉजिकल एडॉप्टिव पेरेंट्स या गार्डियन से छोड़ दिया गया है और उसको अबैंडन्ड डिक्लेयर कर दिया गया है कमिटी के द्वारा ड्यू इंक्वायरी के बाद। The second adoption. Adoption means a process through which the adoption of child permanently separated from his biological parents and become lawful child.
of his adoptive parents with all rights, privileges, responsibility that are attached to the biological child. तो एडॉप्शन का मीनिंग ये है कि एडॉप्शन होने के बाद परमानेंटली सेपरेट हो जाता है वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से और लॉफुल चिल्ड्रन बन जाता है एडॉप्टिव पेरेंट्स का और सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो अटैच हो जाती है बायोलॉजिकल चाइल्ड के साथ जैसे फिर एडॉप्शन रेगुलेशन तो रेगुलेशन का मीन्स है जो रेगुलेशन इस अथॉरिटी ने नोटिफाई किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कि सेंट्रल मतलब जो फ्रेम की गई है अथॉरिटी के द्वारा और उनको नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो एडॉप्शन रेगुलेशन हो जाएंगी फिर एडमिनिस्ट्रेटर तो एडमिनिस्ट्रेटर का मीन है डिस्ट्रिक्ट एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी से उसका कम रैंक नहीं होना चाहिए whom the ministerial power have been conferred जिसको ministerial power कंफर की गई है तो डिप्टी सेक्रेटरी से जिसका रैंक कम नहीं हो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिसका डिप्टी रैंक सेक्रेटरी से कम नहीं होगा और उसको मैजिस्ट्रियल पावर उसको कन्फर की गई है फिर है आफ्टर केयर तो आफ्टर केयर का मीनिंग है मीन्स द प्रोविजंस ऑफ सपोर्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज टू द पर्सन हु हैव बीन completed 18 years of age but not completed the 21 years and have left the institution to institutional care to join the mainstream of the society so आफ्टर केयर का मीनिंग ये है कि जो बच्चा 18 साल से ऊपर का है और 21 साल से कम है और उसने इंस्टीट्यूशनल केयर को छोड़ दिया मतलब अब उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया है और वो अब मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी से जुड़ने वाला है तो उसको आफ्टर केयर बोलेंगे फिर ऑथराइज फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी तो इसका मीनिंग है कि मीन्स ऑफ फॉरेन सोशल और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी दैट इज ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल एडॉप्शन रेवेन्यू एजेंसी on recommendation of their central authority or state development of that country sponsoring the application of non-resident Indian or overseas citizens of India, the person of Indian origin or foreign prospective adoptive parents for children for adoption of children from India. तो उसका मीनिंग जो भी है कि एक फॉरेन सोशल या चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी होगी जिसको ऑथराइज किया गया होगा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी द्वारा और जो रिकमेंडेशन वो फॉलो अप करता है सेंट्रल अथॉरिटी की या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो वो कंट्री की बना है और स्पॉन्सर करता है एप्लीकेशन की जो कि नॉन रेसिडेंट इंडियन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और फॉरेन प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स के द्वारा दिया गया फॉर एडॉप्शन ऑफ देयर चिल्ड्रन फ्रॉम इंडिया फिर अथॉरिटी अथॉरिटी का मीन्स है यहाँ पे सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी इसको कारा भी बोलते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई है 68 में फिर बैगिंग ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा बैगिंग के बारे में आप याद रखिए कि बैगिंग का मीनिंग क्या होता है तो जो सॉलिसिट करके रिसीविंग आर्म्स इन अ पब्लिक प्लेस और एंटरिंग इनटू एनी प्राइवेट premises for purpose of soliciting or receiving arms under pretense तो कुछ भी बच्चे जो है जो जिनके हाथ पैर वगैरह तोड़वा दिए जाते हैं या उनको ऐसा प्रिटेंड करवा के पब्लिक प्लेस पे या प्राइवेट प्रेमाइसेस में भेजकर उनसे भीख मंगवाई जाती है तो वो बैगिंग के लिए आ जाता है फिर या तो एक्सपोज करना है एग्जीबिशन करना किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि आपने एक्सटॉर्टिंग आल मतलब उसके हाथ पैर वगैरह तोड़ के या कुछ भी घाव वगैरह दिखा के कुछ इंजरी को डिफॉर्मिटी डिसीज दिखा के या तो हिमसेल्फ या एनी अदर पर्सन और एन एनिमल या तो आपने किसी भी तरीके से खुद उस पर्सन को इंजरी दी है किसी अदर पर्सन से दिलवाई है एनिमल से दिलवाई है तो यहाँ पे कवर हो जाएगा फिर है 9 बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड तो मीन्स द बेसिस ऑफ एनी डिसीजन टेकन रिगार्डिंग टू द चाइल्ड to ensure that the fulfillment of the basic rights and needs, dignity, identity, social welfare, well-being, physical, emotional, and intellectual development. तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड कैसा रहेगा कि कुछ भी डिसीजन ऐसा लेना जो कि इंश्योर करेगा कि उसके बेसिक राइट्स हैं नीड्स हैं आइडेंटिटी है वो फुलफिल हो रही है सोशल
वेल-बीइंग हो रहा है, फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा। फिर बोर्ड, तो बोर्ड का मीनिंग होता है जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाते हैं, हम सेक्शन 4 में बनाते हैं। फिर सेंट्रल अथॉरिटी, तो सेंट्रल अथॉरिटी का मीन्स है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, रिकॉग्नाइज किया गया है हेग कन्वेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, कॉर्पोरेशन ऑफ इंटरनेशनल एडॉप्शन के द्वारा 1993 का। तो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइजिंग डिपार्टमेंट है जो कि हेग कन्वेंशन के कॉर्पोरेशन से बनाया गया है। उसको हम सेंट्रल अथॉरिटी बोलते हैं। फिर चाइल्ड, चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि चाइल्ड जो बच्चा होगा इस एक्ट में वो 18 ईयर्स से कम होगा। The child in conflict with law, so means a child who is alleged to have committed an offence and who is not completed 18 years of age from the date of commission of offence. तो कोई भी बच्चा जो जिसने किसी भी तरीके का ऑफेंस किया हो ऐसा हम लोग को लगता है और जिसकी एज 18 ईयर से कम होगी जिस दिन उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो हम उसको चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बोलेंगे। फिर चिल्ड्रन इन नीड एंड केयर, चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो अब चिल्ड्रन ऑफ नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन को किसको बोलेंगे, सो उसके बारे में बताते हैं। तो हु इज फाउंड विदाउट एनी होम एंड सेटल अ प्लेस ऑफ एबोर्ड एंड विदाउट एनी ऑस्टेंसिबल मींस ऑफ सब्सिस्टेंस। तो कोई भी सबसे पहला बच्चा वो जो कि बिना किसी होम के या बिना किसी सेटल प्लेस के कहीं भी यहाँ वहाँ भटक रहा है तो बच्चा हो जाएगा। दूसरा, हु इज फाउंड वर्किंग इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लेबर लॉज फॉर द टाइमिंग इन फोर्स ऑफ इट्स फाउंड बैगिंग और लिविंग ऑन अ स्ट्रीट। तो कोई बच्चा जिस ऐसा काम कर रहा है जो कि लेबर लॉज के अगेंस्ट है और या तो भीख मांगता हुआ पाया गया या स्ट्रीट पे रह रहा है, तो वो हो जाएगा। फिर हु रिसाइड विद द पर्सन वेदर अ गार्जियन और अ चाइल्ड और नॉट सच पर्सन। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो पर्सन या तो किसी बच्चे के साथ रह मतलब किसी के साथ रह रहा है या तो वो उसके गार्जियन है या नहीं, लेकिन वो जो पर्सन है वो क्या करता है उसके साथ उसको इंजरी करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है, अब्यूज करता है, नेग्लेक्ट करता है चाइल्ड को और वायलेट करता है कोई भी लॉ जो कि चाइल्ड से रिलेटेड या उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड बनाए गए हैं। तो फिर या तो हैज थ्रेटेंड टू किल, या तो उसने मारने की धमकी दी है, किसी तरीके की इंजरी करने की धमकी दी है, एक्सप्लॉइट करने का, अब्यूज करने का चाइल्ड को, या उसने कुछ रीजनेबल चीज ऐसी की है कि बच्चे को धमकी दी गई हो किसी भी तरीके की इस एक्ट से रिलेटेड। Or has killed, abused, neglected, or exploited some other child or children, and there is a reasonable likelihood that the child is in question of being killed, abused, exploited, or neglected by that person. तो कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको हमें लगता है कि वो जबरदस्ती किसी दूसरे बच्चे के साथ उसने मतलब कोई बच्चा ऐसा है जिसने किसी दूसरे बच्चे को किल कर दिया, अब्यूज किया, नेग्लेक्ट किया, एक्सप्लॉइट किया और एक रीजनेबल हमें लगता है रीजनेबल लाइक्लीहुड है कि जो चाइल्ड है क्वेश्चन बीइंग किल्ड, अब्यूज्ड, एक्सप्लॉइटेड, नेग्लेक्टेड बाय दैट पर्सन, वो किसी पर्सन के द्वारा वो नेग्लेक्ट किया गया था, पहले छोड़ दिया गया था जिस चाइल्ड के साथ ऐसा हुआ है। अब हु इज मेंटली इल और मेंटली और फिजिकली चैलेंज और सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल और इनक्योरेबल डिसीज, हैविंग वन नो वन सपोर्ट टू लुक आफ्टर और हैविंग पेरेंट्स और गार्जियन अनफिट टू टेक केयर फाउंड सो बाय द बोर्ड और द कमिटी। तो कोई भी मेंटली इल या मेंटली या फिजिकली चैलेंज कोई बच्चा है और कुछ ऐसे टर्मिनल या और इनक्योरेबल डिसीज से वो सफ़र कर रहा है और कोई उसका सपोर्ट करने के लिए नहीं है, ना उसकी देख-रेख करने के लिए है या फिर जो उसके गार्डियन या पेरेंट्स हैं वो उसके लिए अनफिट है टेक केयर करने के लिए और वो ऐसा बच्चा बोर्ड या कमिटी के पास मिला और फिर या फिर ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स और गार्डियन हैं इस फाउंड अनफिट जो कि अनफिट फाउंड किए गए हैं, इनकैपेसिट हैं बाय कमिटी और बोर्ड को ऐसा लगता है कि वो उसकी केयर और प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए या वेल-बीइंग के लिए चिल्ड्रन के लिए वो सफिशिएंट नहीं मतलब कोई बच्चा ऐसा जिसके पेरेंट्स या गार्डियन जो है
वो अनफिट हो गए हैं, इनकैपेसिट हो गए हैं, ऐसा बोर्ड को लगता है। फिर या तो हू डज़ नॉट हैव पेरेंट्स और नो वन इज़ विलिंग टू टेक केयर ऑफ एंड whose parents have abandoned और सरेंडर्ड। तो या तो कोई ऐसा बच्चा है जिसके कोई पेरेंट्स या गार्जियन नहीं है, जो कि उसकी टेक केयर करने के लिए विलिंग हो मतलब इच्छुक हो और उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया या सरेंडर कर दिया हो जिनके पेरेंट्स ने। और हू इज़ मिसिंग और रन अवे चाइल्ड और whose parents cannot be found after making reasonable inquiry in such a manner as be prescribed। तो कोई भी एक ऐसा आदमी मतलब कोई भी एक ऐसा जो कि मिसयूज़ हुआ हुआ चाइल्ड हो, जो भाग के आया हो, जिसके पेरेंट्स मिल नहीं रहे हों, तो आपने रीज़नेबल इंक्वायरी भी की लेकिन वो नहीं मिल रहा है। फिर ऐसा कि हू हैज़ बीन or being likely to be abused, tortured or exploited for the purpose of sexual abuse or illegal acts। तो कोई बच्चा ऐसा कि या तो वो हो चुका है या हो सकता है टॉर्चर का, अब्यूज़ का या एक्सप्लॉइटेशन का शिकार या सेक्सुअल अब्यूज़ का या इल्लीगल एक्ट्स का। फिर who is found vulnerable and likely to be induced into drug abuse or trafficking। So कोई भी बच्चा ऐसा है कि जिसको vulnerable या उसको इंड्यूस किया गया ड्रग अब्यूज़ और ट्रैफिकिंग से रिलेटेड मैटर से रिलेटेड और who is being or likely to be abused for unconscionable gain। So कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको हम अब्यूज़ कर रहे हैं अनकॉन्शनेबल गेन के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब हू इज़ लाइकली हू मतलब हो चुका है या हो सकता है, अब्यूज़ हो सकता है या अनकॉन्शनेबल गेन्स का शिकार हो सकता है। फिर हू इज़ विक्टिम और अफेक्टेड बाय एनी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सिविल अनरेस्ट और नेचुरल कैलामिटी। तो कोई भी बच्चा विक्टिम है या फिर अफेक्ट हुआ है कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट से या सिविल अनरेस्ट से या कोई नेचुरल कैलेमिटी से मतलब कुछ भी तरीके का डिस्टरबेंस हुआ या तो आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ या नेचुरल कैलेमिटी मतलब प्राकृतिक आपदा आ गई तो। एंड हु इज़ इमिनेंट रिस्क ऑफ मिसकैरेज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मैरिज। सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था। हु इज़ इमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मैरिज। मैरिज की एज से पहले उसकी मैरिज होने के चांसेस हो। एंड whose पेरेंट्स family members, guardian, and other persons are likely to be responsible for the solemnization of marriage। और जिसके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर या जो गार्जियन है और एनी अदर पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसके मैरिज के लिए, तो वो सब पर्सन इसमें कवर हो जाएंगे। तो इस वाले वीडियो में हम 14 तक डेफिनेशन देख लिए और बाकी में हम अगले वीडियो में 15 से स्टार्ट करेंगे।